हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी बच्चे? हेलो, कैसे हैं सभी? सभी इस सॉल्यूशन को सुनने के लिए तैयार है बच्चे? आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा टारगेट नीट माइनर टेस्ट फर्स्ट, जो बॉटनी का आपका पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। होप सो आपके सारे क्वेश्चन सही भी हों। देखो, जिन बच्चों के 45 में से 45 क्वेश्चन राइट है, वो ये देखे कि क्या उन्हें कोई नया पॉइंट मिल रहा है इस पेपर से। सपोज कुछ ऑप्शंस आपको लग रहे हो कि हाँ भाई, ये हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, इसमें कुछ नई चीज है। और जिन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो उसका करेक्ट सॉल्यूशन देखें कि हमारा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ है। अगर हमें पेपर में दोबारा ये क्वेश्चन मिल जाए या हमारे मेन नीट के एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके बेटा, तो एकदम तैयारी के साथ प्रॉपर तरीके से पेपर दिया करो, और हर टेस्ट के बाद आप ये सॉल्यूशन जरूर देखा करें। डन? स्टार्ट करें बच्चे? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पेपर का था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया था बच्चे कि अमंग द फॉलोइंग which is a common phenomenon exhibited by living and non-living organism to show feature of growth। बेटा, हमें ग्रोथ का फीचर शो करना है, और वो भी लिविंग भी करेगा और नॉन लिविंग भी करेगा। ऐसा कौन सा फीचर है? फर्स्ट आपसे कहा गया इंक्रीज टू मास, सेकेंड सेल डिवीजन, थर्ड आपने बोला इंक्रीज इन रेप्लिकेशन रेट, एंड फोर्थ वन इज सेल डिफरेंशिएशन। राइट बच्चा? तो सबसे पहले आपने बोला कि मैम देखो, कोई भी लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ग्रोथ का दो फीचर होता है। कौन सा? एक तो होता है मास में इंक्रीमेंट, और दूसरा कौन सा होता है बच्चा? सेल डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है। अब नंबर ऑफ सेल नॉन लिविंग तो इंक्रीज कर नहीं सकता, तो जो इंक्रीज इन मास ऑफ सेल है ना बच्चा, ये दोनों करते हैं। आपने इसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल भी पढ़े। आपने पढ़ा है बेटा, जैसे कि अगर हमारे अंदर अगर अपन देखें, लिविंग की बात करें, तो हमारे अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है ना बेटा, वो लगातार बढ़ता है। प्रोटोप्लाज्म मेटाबॉलिक रेट से बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से बढ़ता है, उससे हमारा मास बढ़ सकता है। दूसरा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे आपने बोला माउंटेन्स हैं, बोल्डर्स हैं, उसके अलावा आपने बताया सैंड ड्यून्स हैं, इन सबका भी तो मास बढ़ता है। बेटा, सिमिलर टाइप के मटेरियल का इकट्ठा होना जो है, वो एक्रीशन कहलाता है। एक्रीशन, आप इस वर्ड को अच्छे से ध्यान में रखना, हम इसे एक्रीशन नाम से पढ़ेंगे। ठीक बात है? एक्रीशन यानी ओवरऑल हमने बोला इंक्रीज इन मास जो है, वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का फीचर हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सभी बच्चों ने ध्यान दिया कि सजीव और निर्जीव में समान रूप से क्या हो सकता है, तो भार में वृद्धि जो है वो समान रूप से हो सकती है। ठीक बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है बच्चे, ग्रोथ इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को हम किस किस तरीके से देख सकते हैं? एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि जो है वो कैसे प्रेक्षित की जा सकती है? आपने बोला सबसे पहला ऑप्शन, कल्चर्ड सेल का मास बढ़ना, उसको काउंट करके। बेटा एक बात बताओ, हम मास को कैसे काउंट करेंगे? अगर हमें काउंट करना ही है तो हम क्या काउंट करेंगे? आपने बताया अगर हमें काउंट करना ही है तो हम सेल के नंबर को काउंट करेंगे। सही बात है ना? हम सेल के नंबर को काउंट करेंगे। जैसे आपने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा भी है कि हम एक तरीके से पेट्री डिश लें, उस पेट्री डिश के अंदर हम क्या करें, कल्चर मीडिया के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करवाएं, और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली ऑब्जॉर्व करें। अगर आपको लगे कि भाई हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिएंट देख सकते हैं, बेटा न्यूट्रिएंट किसी का भी एनालिसिस नहीं हो सकता। हाँ, उसकी मात्रा कम है या ज्यादा है वो देख सकते हैं। फिर आपने बोला वृद्धि को प्रेक्षित नहीं की जा सकती। बेटा वृद्धि तो सभी की प्रेक्षित की जा सकती है, चाहे फिर वो कोई छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा, चाहे फिर वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। तो आप कैसे करेंगे भाई? सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग, बच्चा ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग इन विट्रो कल्चर। फोर्थ आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और नीट में आने वाले डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन है बच्चा अपने। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रू रीजनरेशन किसमें देखा जा सकता है? बेटा आपको पता है, आपको है ना एनसीईआरटी में 5 फीचर दिए हुए हैं लिविंग वर्ल्ड में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। राइट? तो बेटा उसमें जो रिप्रोडक्शन है ना, उसके अंदर आपने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े। एक एग्जाम्पल आता है बच्चा आपका रीजनरेशन। आपको पता है हाइड्रा जो होता है ना, वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है? मैम हमें पता है, हाइड्रा जो है ना मैडम, वो बडिंग करता है। बडिंग यू मीन टू से हाइड्रा जो है वो क्या कर रहा है बच्चा? मुकुलन विधि से जनन कर रहा है।
प्लानेरिया, बच्चा आपने प्लानेरिया के बारे में एक बात सुन रखी है? प्लानेरिया जो है अगर हम उसे नाइफ से कट करें तो उसका हर पार्ट जो होता है ना वो एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाता है। ठीक बात है। स्पंजेस जो है, स्पंजेस के बारे में हमने पढ़ रखा है बेटा, वैसे तो आप आगे 12th में भी पढ़ेंगे। एक जेम्यूल फॉर्मेशन होता है, जेम्यूल फॉर्मेशन को आप इंटरनल बडिंग कहते हैं। इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग जो है वो जेम्यूल करते हैं। ट्रू रीजनरेशन का मतलब हर पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाने में कैपेबल है, और ये काम कौन कर सकता है? ये काम हमारा प्लानेरिया कर सकता है। ठीक बात, बहुत सिंपल, आसान से आपको कर सकते हो बेटा। बहुत ही अच्छा पेपर, आपको मतलब बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो रही है इससे। आपसे पूछा जाएगा कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो सिनोनिम कैसे हैं? ये क्वेश्चन बेटा मेरी तरफ से आप आईएमपी लगा लो, आईएमपी लगा लो। आपको ये लाइन हमेशा परेशान करती है कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम है। अच्छा मैडम एक बात बताओ, अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कह दे तो बेटा हम कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग बातें हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर। और यूनिसेल्यूलर के लिए बेटा, यूनिसेल्यूलर के लिए क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो बेटा आपने इसके अंदर बताया बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर एल्गा एंड अमीबा, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम, मतलब इन सब के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? सिनोनिम हो जाएगा। ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि हाँ भाई ठीक है चलाया छोड़ दिया, नो नो नो, हर क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। चलिए बच्चे नेक्स्ट, आपको एक लाइन दी गई है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता फिर भी जीवन जारी है। बहुत बढ़िया लाइन है। नथिंग लाइफ फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यू। तो बेटा ये कंटिन्यू लाइफ जो है वो किसकी वजह से चल पा रही है? मैडम देखो हमारी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल, बात सुनो मैडम, हमारी सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल आगे प्रोजीनी के पास जा रहा है। कैसे जा रहा है? मैडम गैमेट्स की हेल्प से जा रहा है। तो गैमेट की हेल्प से जब ये जा रहा है, इट मींस एक ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट बनाता है, उस गैमेट का फ्यूजन होता है, उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। दैट मींस हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन मेथड की। रिप्रोडक्शन के अंदर अपन ने इस तरीके से पढ़ा है कि एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल अगले ऑर्गेनिज्म में चला जाता है। मैडम रेप्लिकेशन, बेटा रेप्लिकेशन तो डीएनए का होता है, वो तो एक ही सेल में हो सकता है, उससे अगली जनरेशन में कैसे जाएगा? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना। मेटाबॉलिज्म, ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब तक लिविंग है तब तक उसका फीचर है। रिप्रोडक्शन वाला जो मेथड आपने बोला ना, इससे होगा क्या? जनरेशन टू जनरेशन जो है वो आगे कंटिन्यू फॉर्म में लगातार चलेगा। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन, नेम द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रेजेंट बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। बेटा आपको याद है आपने पूरा का पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है? थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में हो तो आपने पढ़ा है बच्चे, थोड़ा सा गौर करना। आपने पढ़ा है मैम देखो सबसे पहले होती है सेल। ये शायद पेन आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा, क्या चेंज कर लेते हैं? सेल से आगे बनता है बच्चे, सेल बहुत सारी सेल मिलके क्या बना देती है? सेल मिलके बना देती है बच्चे टिश्यू। टिश्यू जो सिमिलर फंक्शन वाली टिश्यू होती हैं वो बनाते हैं टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम जो है वो आगे बनाता है बच्चे ऑर्गन। ऑर्गन जो है बच्चे वो आगे बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं दैट मींस दे फॉर्म ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब आपने क्या बोला? टिश्यू सिस्टम। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट कौन सा आ गया आपके सामने? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ नॉन लिविंग फॉर्म। नहीं नहीं मैम देखो ये नॉन लिविंग फॉर्म यहाँ गलत दे दिया, यहां पर निर्जीव नहीं, यहां पर सजीव होना चाहिए था, यहां पर तो लिविंग होना चाहिए था, यहां पर तो सजीव होना चाहिए था, तब हम इस स्टेटमेंट को राइट करते। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे आपसे पूछा गया कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर है, पर आपने बताया कि इनमें से स्टेटमेंट
प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित जीव है उनमें से जो कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं वो प्रॉपर कॉन्शियसनेस शो नहीं कर पाते। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट आपने बताया कि जो पेशेंट डेड ब्रेन वाले होते हैं उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है फिर भी वो अलाइव काउंट होते हैं, क्यों? वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट आपने बताया ह्यूमन बीइंग एक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद के लिए अवेयर है, यानी कि सेल्फ कॉन्शियस है। ये स्टेटमेंट आपका 100% सही हुआ। मानव केवल एक ऐसा जीव है जिसके पास स्वयं के प्रति चेतना है। इट मीन्स सेल्फ कॉन्शियस। ठीक बात है बच्चे, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा गया है स्टैंडिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने टेक्सोनॉमी का मतलब पढ़ा है ना। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करना, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करना, उस आइडेंटिफिकेशन के बेस पर प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना और उस क्लासिफिकेशन के बेस पर प्रॉपर तरीके से नॉमेनक्लेचर करना। तो ये एनओ का मतलब मैंने नॉमेनक्लेचर डिफाइन किया, ठीक है। स्टैंडिंग नेम यानी कि किसी टेक्सोनॉमिकल स्टडी के दौरान अगर हम किसी पर्टिकुलर रूल के बेस पर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, जिसकी शुरुआत कैरोलस लीनियस ने की थी। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो ये हो जाएगा नामकरण। ठीक बात है बच्चे। नेक्स्ट, टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप क्या है? बच्चा टेक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप मैम कैरेक्टराइजेशन, अभी अभी आपने बताया। बट जब कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही किया जाता है। ठीक बात है। तो सबसे पहली बात, पहला स्टेप होगा अपना आइडेंटिफिकेशन। बाकी स्टेप की डिस्कशन कर लेते हैं। फाइलोगेमी, फाइलोगेमी या फिर जाति वरीयता, ये किसे कहते हैं अपन? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इवोल्यूशन हिस्ट्री है, उस इवोल्यूशन हिस्ट्री को अपन बोलते हैं बच्चा फाइलोजेनी। ये फाइलोजेनी है। ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं? दैट इज फाइलोजेनी। ये तो एकदम लास्ट में देखेंगे अपन, जब सारा कुछ हो जाए। सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे उसे, उसके बाद अपन उसको प्रॉपर क्लासिफाई कर लेंगे, देन नोमेनक्लेचर। ठीक बात है। चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर गार्ड सेल एक्सेप्ट। गार्ड सेल के लिए सारे स्टेटमेंट गलत है, एक को छोड़ के। मैडम सरल भाषा में कहो ना, हमें गार्ड सेल के लिए सही स्टेटमेंट बताना। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन में अपने आप में एक ट्विस्ट है। इस ट्विस्टेड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है गार्ड सेल के लिए सही स्टेटमेंट बताओ, गार्ड सेल के लिए सही कथन का चयन करें, ये पूछा है। ठीक बात। अब सही स्टेटमेंट क्या होगा गार्ड सेल के लिए? सबसे पहले ग्रासेस में बीन शेप, गलत बात। ग्रासेस में डंबल शेप, ग्रासेस में आपने बोला बच्चे डंबल शेप, राइट। नेक्स्ट, नॉन ग्रीन सेल, बेटा दैट इज नॉट नॉन ग्रीन सेल, दैट इज ग्रीन सेल। ये ग्रीन सेल है, ठीक। फिर आपने बताया स्टोमेटल पोर जो है वो बंद नहीं होते, क्यों नहीं होते भाई? स्टोमेटा तो दिन में खुलते हैं, रात में बंद होते हैं। फिर आपने बोला कि मैम कोई भी गार्ड सेल जो होती है ना, हाँ बच्चे, गार्ड सेल उसकी मैम आउटर वॉल होती है पतली और इनर वॉल होती है बहुत ज्यादा मोटी। ये इसके खुलने में हेल्प करता है। इसकी इनर वॉल जो है ना मैम वो बहुत ज्यादा थिक रहती है और आउटर वॉल जो होती है वो थिन रहती है। दैट मीन्स आंसर कर दो बच्चे इसमें फोर्थ। ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा साइंटिफिक नेम इनकरेक्ट है बेटा, ये बताना है आप। अब इनकरेक्ट होने का क्या रीजन हो सकता है? देखो कुछ रूल्स है। साइंटिफिक नेम 2 वर्ड के मिलके बना होना चाहिए, 2 वर्ड से ही है। फिर आपने बताया कि इसमें जो 2 वर्ड्स हैं उनमें पहला लेटर इसका कैपिटल होना चाहिए और इसका पहला लेटर स्मॉल होना चाहिए, वो भी है। अगर अपन कंप्यूटर टाइपिंग कर रहे हैं तो ये इटैलिक होने चाहिए, इटैलिक भी है। पर बेटा देखो इस नाम को देखो, ये नाम देखो, बिल्कुल इसमें आपको स्पेसिफिक एपिथेट के सारे वर्ड लेटर कैपिटल दे दिए। ये चीज क्या हो गई है? ये चीज गलत हो गई है, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिए आप। ये हो जाएगा इसमें
इनकरेक्ट, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी स्पेसिफिक रीजंस ऑफ एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस, स्पेसिफिक रीजंस क्या प्रोड्यूस करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के। बच्चा एक चीज ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गौर करना, ये मैंने एक रूट का टिप पार्ट बनाया, इस टिप पार्ट पर एपिकल मेरिस्टेम, इस टिप पार्ट पर क्या है बच्चा, इस टिप पार्ट पर एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम तीनों टाइप के टिश्यू बनाते हैं बच्चे। ये एपिकल मेरिस्टेम जो है ये ईटीएस बनाने के लिए टिश्यू बनाता है बच्चा, ये डर्मल टिश्यू जीटीएस के लिए बनाता है, और ये कंडक्टिंग टिश्यू ईटीएस के लिए भी बना, सॉरी ईटीएस नहीं, अपन इसे कह सकते हैं वीटीएस। इरेजर काम में लो मैडम, यहाँ लिखो वी, ओके बच्चे, यहाँ अपन लिख देते हैं वी। चलिए बेटा, ईटीएस, ईटीएस यानी कि आपने क्या बताया, डर्मल टिश्यू। जीटीएस यानी आपने, सॉरी ईटीएस यानी आपने बता दिया डर्मल टिश्यू, जीटीएस यानी कि ग्राउंड टिश्यू, और वीटीएस यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक बात है बच्चे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने 103 से बच्चा, 103 में सिस्टमैटिक बॉटनी रेफर्स टू, सिस्टमैटिक बॉटनी का मतलब क्या हो गया, सिस्टमैटिक्स, और सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या हो गया कि हम सारी स्टडी करें टेक्सोनॉमी वाली, वो भी एक पर्टिकुलर मेथड से करें। तो मैथोडोलॉजिकल स्टडी ऑफ प्लांट विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। पादपों का अध्ययन किस प्रकार से किया गया है बेटा, ये पहचान, नामकरण और ये वर्गीकरण, ये सब क्या है, ये सारे के सारे बच्चे टेक्सोनॉमी है। सॉरी बच्चा। इसके बाद आपने बताया सिस्टमैटिक बॉटनी किसे कह दिया आपने, जिसमें अपन प्रॉपर तरीके से क्या काम में लेंगे, फाइलोजीनी भी काम में ले लेंगे, मेथोडोलॉजिकल स्टडी जो है वो काम में ले लेंगे, दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट बेटा, आपसे पूछा गया टेक्सा जो है वो टेक्सोन से कैसे डिफर है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, बहुत बच्चों को लगता है अलग अलग चीजें, ये अलग अलग चीजें नहीं, ध्यान से सुनना। टेक्सोन सिंगुलर है और टेक्सा उसका प्लूरल फॉर्म है। ठीक बात है। जैसे बच्चा एक है तो बैक्टीरियम, बहुत सारे हैं तो बैक्टीरिया, एक है तो फ्लैजिलम, बहुत सारे हैं तो फ्लैजिला, एक है तो सीलियम, बहुत सारे हैं तो सीलिया। उसी तरीके से एक है तो टेक्सोन, बहुत सारे हैं तो टेक्सा। ठीक है, डन। चलिए हाँ भाई, रिलेटेड जेनरा का ग्रुप क्या कहलाता है मैम, फैमिली। बहुत ही सिंपल, रिलेटेड जेनरा का ग्रुप क्या कहलाएगा बच्चे, फैमिली। रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप क्या कहलाएगा, क्लास। रिलेटेड क्लास का ग्रुप फाइलम, रिलेटेड फैमिली का ग्रुप ऑर्डर। कोई दिक्कत नहीं। परस्पर संबंधित वंशों का समूह क्या कहलाता है, संबंधित वंश है बच्चा, ये कहलाएगा कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 106, आपसे पूछा गया क्लास जो है वो किस किस के बीच में आएगा। डन। सीक्वेंस क्या रहता है अपना, अभी देख लेते हैं। सबसे पहला किंगडम, फिर फाइलम या डिवीजन, उसके बाद क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, और उसके बाद स्पीसीज। किसके बीच में पूछा है, क्लास, तो बता दो फिर क्लास किसके बीच में, फाइलम या डिवीजन, और नीचे आ गया ऑर्डर। डायरेक्ट आंसर हो गया बच्चे। कोई दिक्कत तो नहीं। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ठीक बात है बच्चे। आगे नेक्स्ट, इनको आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, ध्यान से सुनना। आपको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर के बेस पे बताना। बेटा कोई भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी जितनी छोटी होगी, मेरा मतलब जितनी छोटी यूनिट होगी जैसे कि स्पीसीज, उसमें सिमिलर कैरेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर किसमें हो गए, स्पीसीज में। इससे बड़ा कौन होता है, जीनस, उसमें और कम सिमिलर कैरेक्टर होंगे। सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर होंगे स्पीसीज में, इससे कम होंगे जीनस में, फिर इससे कम होंगे फैमिली में,
इससे कम होंगे बच्चा ऑर्डर में, इससे कम होंगे क्लास में, इससे कम फाइलम, इससे कम किंगडम में। तो इसके हिसाब से पहला आ गया आपका करेक्ट आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट, हाउसफ्लाई जो है वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? बेटा हाउसफ्लाई जो है उसकी फैमिली हो गई म्यूसीडी, उसका जीनस हो गया मस्का, ठीक बात है, फैमिली म्यूसीडी। उसका जो ऑर्डर है दैट इज डिप्टेरा, डिप्टेरा क्या हो गया ऑर्डर, गण, गण, ये गण हो गया बच्चे, और इंसेक्टा क्या हो गई क्लास। डन है। चलिए वेसल्स के बारे में आपको पूछा गया, वेसल्स कहां पाई जाती है? आपने बोला कि मैम वेसल्स जो है ना वो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म में होती है, कुछ एंजियोस्पर्म है जिनमें नहीं भी होती है, जैसे कि विंटरेसी फैमिली, जैसे कि आपने अलग अलग टाइप के प्लांट्स पढ़ रखे हैं, ट्रोकोडेंड्रॉन पढ़ रखा है, उनमें नहीं होती है, और कुछ जिम्नोस्पर्म में होती है। जिम्नोस्पर्म जैसे आपने पढ़ रखा है बच्चा नीटम, एफिड्रा, वेल्विस्चिया, वेल्विस्चिया, इनमें प्रेजेंट है। आपने बताया मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में, किन में नहीं है? विंटरेसी, ट्रोकोडेंड्रोन, जो ट्रोकोडेंड्रोन प्लांट है उनमें नहीं होती, तो आंसर ये हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है वो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग कंपोनेंट। बेटा पहला ऑप्शन देखते ही भिड़ते ही कर दिया आपने कि मैडम जो भरण उत्तक तंत्र है वो बाह्य त्वचा कैसे रखेगा? बाह्य त्वचा का मतलब तो ईटीएस हो गया, यानी बाह्य त्वचा नहीं होगी, वो तो ईटीएस में पाई जाएगी। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेड्यूला, ये सब होंगे इसमें, और जाइलम फ्लोएम किस में होंगे? बीटीएस में। सिंपल। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन जो है 111, बहुत सिंपल, आपसे पूछा गया प्राइमरी सोर्स क्या है, प्राथमिक स्रोत क्या है वर्गीकीय अध्ययन का? बेटा वर्गीकीय अध्ययन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हमने जो भी जीव का अध्ययन करना है उसका एकत्रीकरण कर रखा, अगर हमने उसे इकट्ठा कर रखा है तो हम इजीली उसकी स्टडी कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये। उसके बाद हमारे पास उसके कुछ ऐसे फीचर्स भी होने चाहिए जिसकी हेल्प से हम उसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक बात है ना बच्चे? तो यानी यहाँ पे दोनों चीजें आ जाएगी, कलेक्शन भी आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा हर्बेरिया को आपको करना है प्रिजर्व, क्या चाहिए आपको? बेटा हर्बेरिया को प्रिजर्व करने के लिए ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे, आज के पेपर में गलती बहुतों की होगी, मर्क्यूरस नहीं होगा बच्चे, मर्क्यूरिक होगा, मर्क्यूरिक, ठीक है। चलिए बच्चा नेक्स्ट, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान के लिए सजीव पादपों का संग्रहण कहलाता है। बेटा एक वर्ड ही क्वेश्चन को पलट देता है, दैट इज सजीव, दैट इज लिविंग प्लांट को आपको स्टोर करना है, लिविंग प्लांट। देखो जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को स्टोर करते हैं लिविंग, म्यूजियम में डेड प्लांट एंड एनिमल्स को, हर्बेरियम में डेड प्लांट्स को, और बॉटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को। डन। चलिए नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इन स्टेम, स्टेम के बारे में आपको एक बात बतानी है, वेस्कुलर बंडल जाइलरी एलिमेंट वो किस तरीके से अरेंज होंगे? स्टेम में पूछा है बच्चे, स्टेम में, स्टेम में पूछा है, यानी कि आप बताएंगे जैसे ये एक वेस्कुलर बंडल, ठीक बात है, ये सारा वेस्कुलर बंडल जो है ना इस तरीके से रिंग में अरेंज होगा, इसी में जाइलम होगा और इसी में फ्लोएम होगा, ये फ्लोएम ये जाइलम दोनों एक ही रेडियस पर है, एक ही रेडियस पर जब होते हैं उसे अपन बोलते हैं कॉन्जॉइंट। तो बच्चे ये कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है, ठीक बात, कॉन्जॉइंट। उसके बाद अगर जाइलम की बात करें तो बड़ी वाली वेसल बाहर की तरफ होगी, छोटी वाली वेसल अंदर की तरफ होगी, बड़ी वाली वेसल बाहर की तरफ, छोटी वाली वेसल अंदर की तरफ, मींस सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाते वक्त डेवलपमेंट हो रहा है, इसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। थर्ड सेंट्रीफ्यूगल। डन बच्चे। चलिए आगे नेक्स्ट, आपको एक मैच द कॉलम दिया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनकी रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होगा। देखिए बेटा
फंजाई जो है वो फिलामेंटस है, और जो चीज फिलामेंटस होती है वो फ्रेगमेंटेशन आसानी से कर सकती है, पता है हमें। सेकेरोमाइसिस किसे कहेंगे? यीस्ट को। सेकेरोमाइसिस यीस्ट को कहेंगे, तो यीस्ट क्या कर पाएगा? यीस्ट कर जाएगा बच्चे मुकुलन, भाई ये मुकुलन, ठीक बात है। यानी आपने ए का कर दिया फोर्थ एंड बी का कर दिया आपने थर्ड, ठीक बात है। वैसे तो इसी से आपका आंसर आ रहा है, पर आप बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक कर लो। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर एल्गा, ये करेगा क्या बच्चे? बाइनरी फिजन, ठीक बात है। उसके अलावा आपने बताया कि अमीबा को भी चेक कर लो मैडम, तो अमीबा जो है बच्चा वो बाइनरी फिजन करता है, वो स्पोर नहीं बना सकता, लेकिन क्लेमाइडोमोनास स्पोर बना सकता है। तो बेटर ऑप्शन ये है ना कि आप इसको इससे कनेक्ट करें और इसको इससे कनेक्ट करें, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट बच्चे, ट्राइकोम किसे कहते हैं? बच्चा ट्राइकोम जो है ना ये स्टेम हेयर्स है, पहले तो इसके आगे लिखो आप, ये परो रोम है, स्टेम हेयर्स है, ये परों पे पाए जाने वाले रोम है। इनकी कुछ खास बातें हैं, ध्यान से सुनना बच्चा, ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर, ठीक बात है। ये बच्चा ब्रांच्ड भी हो सकता है और ये अनब्रांच्ड भी हो सकता है, ये स्टिकी भी हो सकता है और बच्चा ये स्टिफ भी हो सकता है। डन, चलिए अब पढ़ते हैं। ये रूट एयर है, गलत बात। मे बी ब्रांच्ड, बिल्कुल सही है, ये ब्रांच्ड हो सकते हैं। यूजुअली सिंगल सेल्ड, गलत बात बेटा, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, रेयरली यूनिसेल्यूलर, यूजुअली मल्टी सेल्यूलर। ऑलवेज नॉन सिकेटरी, गलत, सिकेटरी मे बी नॉन सिकेटरी, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट 117, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंटरनल स्ट्रक्चर को एनाटॉमी कहते हैं, बिल्कुल सही। बेसिक यूनिट जो है वो सेल है, बिल्कुल सही। और उत्तक अंग में संगठित होते हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने तो, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक देखो इस डायग्राम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अगर इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो डाउट बैठता है ना बच्चे, वो बच्चे का कौन से ऑप्शन में बैठता है? ध्यान से सुनना, आपका जो भी डाउट इसमें बैठ रहा है वो आपका प्रोटोडर्म और एपिडर्मिस के लिए बैठेगा। ये सबको पता है कि ए जो है ना ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो जाएगा, ये पता है। सी जो है वो भी पता है कि रूट एपिकल मेरिस्टेम हो जाएगा, मैम टिप्पर है, कोई इशू नहीं, डन। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना बी, ये एपिडर्मिस होगा या प्रोटोडर्म, इस पर ध्यान देना है। तो बेटा ये एक इनिशियल स्टेज है, एपिडर्मिस परमानेंट टिश्यू होता है, ये अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहा है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या हो जाएगा? प्रोटोडर्म। आगे ये प्रोटोडर्म डेवलप होके एपिडर्मिस फॉर्म करेगा यहीं पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो कौन सा पार्ट लेता है? बेटा अभी अभी 2 मिनट पहले आपने एक डायग्राम देखा था, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए, देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, ये एग्जैक्ट टिप्पर नहीं है, टिप्पर है, माना टिप्पर है, लेकिन इसके आगे रूट कैप आ गया है, इसके आगे बच्चा रूट कैप आ गया है, ठीक है। तो एग्जैक्ट टिप्पर नहीं कह सकते इसे, हम इसे एग्जैक्ट टिप्पर नहीं कह सकते। आपने बताया कि ये टिप्पर होगा, लेकिन जो स्टेम का एपेक्स होगा ना वो डिस्टिंक्ट मोस्ट होगा, यानी सबसे ऊपर होगा, यानी ऐसे कंडीशन में ये टिप्पर है पर स्टेम का जो है वो डिस्टिंक्ट मोस्ट है, फर्स्ट हो जाएगा इसमें, डन। चलिए बच्चे, नेक्स्ट आपने पूछा गया कि वो ब्रांच जो कि एक्सेस डेवलप इन द एक्सेस ऑफ लीफ बाय द एक्टिविटी ऑफ, कोई भी ब्रांच है या कोई भी फ्लावर है वो कौन सी एक्टिविटी से बनता है? बेटा वो साइड की एक्टिविटीज है, और ये सारी साइड की एक्टिविटीज जो होती है ना ये एक्सिलरी बड परफॉर्म करता है, ठीक बात है। एपिकल बड जो है ये टिप को बढ़ाता है, एपिकल मेरिस्टेम टिप को ग्रोथ को हेल्प करते हैं, एक्सिलरी बड कक्षस्थलिका। नेक्स्ट, घास को काटने के बाद भी दीर्घीकृत हो जाना ये निम्न के कारण संभव है। तो आपने बताया घास को हमने काट दिया है फिर भी वो वृद्धि कर रहा है। देखो बेटा ये घास है, एक सुंदर सी घास बना लेती हूँ मैं ना, घास 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 घास,
ये बेटा गाय आई यहाँ से, अब गाय तो प्रॉपर बनेगी नहीं ना मुझसे, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ काऊ। ये घास आई, मतलब सॉरी काऊ आई, इसने घास को ऊपर से काट लिया, खा गई, क्या करें, ग्रेजिंग है, ग्रेजिंग एनिमल है। तो बेटा अब जो यहाँ पे इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा ना, अंतर्वेशी विभजोतक, वो एपिकल मेरिस्टेम की तरह काम करेगा और वो इसे पूरी तरीके से वापस से रीग्रोथ करवाने में हेल्प करेगा। दैट इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। घासों के कटने के बाद भी दीर्घीकृत हो जाना, दैट इज अंतर्वेशी विभजोतक। ठीक बात है। चलिए बच्चे नेक्स्ट, परमानेंट और मैच्योर सेल जो है वो किससे बनती है? बेटा परमानेंट और मैच्योर सेल जो है वो बनेगी अपने सेल डिवीजन, प्राइमरी मेरिस्टेम से, सेकेंडरी मेरिस्टेम से और स्पेशलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम से। ध्यान से सुनना बच्चे, चाहे प्राइमरी मेरिस्टेम हो या सेकेंडरी मेरिस्टेम हो, दोनों से ही परमानेंट टिश्यू बनेगा, दोनों से ही परमानेंट टिश्यू बनेगा। प्राइमरी से क्या बनेगा? एपिडर्मिस वगैरह, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ये सारा। सेकेंडरी से कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम, ये सब चीजें बनेगी। ओके चलिए बेटा, सेल्स जिसके पास सेल डिवीजन की पावर नहीं है वो कौन बनाएगा? अभी तो पढ़ा था हमने पहले वाले क्वेश्चन में, परमानेंट टिश्यू तो हर मेरिस्टेम बनाता है। तो मैडम ये कॉर्क कैम्बियम में मेरिस्टेम है, बिल्कुल बच्चा ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो मैडम ये वेसिकुलर विभजोतक, नाम में ही विभजोतक है, जो ये जो ऐधा है ना बच्चे, यही तो विभजोतक है। तो इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक बात है बच्चे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना है। ठीक बात है बच्चे। देखिए आप देखना बच्चे, इसमें सही कथन जो है, सामान्यतः स्थायी उत्तक कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है, बात तो सही है। सेकंड सॉरी, परमानेंट टिश्यू में आपने बताया सारी सेल सिमिलर होती है स्ट्रक्चर फंक्शन में, वो सिंपल टिश्यू कहलाता है। ठीक बात है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में अलग अलग टाइप की होती है। हाँ मैम हमने जाइलम फ्लोएम पढ़ा है, जाइलम में फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स होती है, राइट। और यही अगर अपन बात करें सिंपल टिश्यू में, उसमें सारी एक ही टाइप की होती है, यानी इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए बच्चे 125, लिविंग मैकेनिज्म जो है हैव थिकन्ड कॉर्नर, डिपोजिशन कहां पे होगा बच्चा? इसका डिपोजिशन जो है वो चारों मटेरियल का। एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पेक्टिन का होगा, पर उसके अलावा हेमी सेलुलोज, सेलुलोज, इनका भी डिपोजिशन पाया जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मेनली क्या प्रोवाइड करता है? बेटा स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक बात है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा यहां पे आपने बोल दिया, ये भी अपन कर देते अगर यहाँ मोनोकॉट लिखा हुआ होता तो। ये मोनोकॉट होता तो कर सकते थे, यहाँ डाइकॉट है तो नहीं। तो आप यहाँ पे करो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के चक्कर में। नेक्स्ट बच्चे, ये बैलून शेप स्ट्रक्चर कौन सी है जो ट्रेकियल प्लग बना रही है? बेटा ये बातें हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ में ये होती है एक वेसल, इस वेसल के अंदर बन जाते हैं प्लग। ये जो प्लग है बच्चे, ये पैरेन्काइमा की वजह से बनते हैं और ये कर देते हैं इस ल्यूमेन को ब्लॉक, ताकि कोई वाटर यहां से कंडक्ट ना कर पाए। तो ये जाइलम पैरेन्काइमा का है भाई एक्सटेंशन, जो कि कर रहा है ब्लॉकेज। दैट इज आंसर थर्ड। वाहिका में जाइलम मृदुतक की अतिवृद्धि हो रही है, इसी गुब्बारे के समान संरचना को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं, ये जो गुब्बारे के समान संरचना बन रही है बच्चा, इसी को अपन कह रहे हैं टायलोसिस। जिम्नोस्पर्म में भी और एंजियोस्पर्म में भी, दोनों में बनते हैं। ठीक बात है। चलिए जिम्नोस्पर्म में टाइलोसॉइड्स कह देंगे उसे, और एंजियोस्पर्म में टाइलोसिस। चलिए बच्चे नेक्स्ट आपके सामने एक डायग्राम आ गया है, आपसे पूछा गया है इसमें से वाहिकाएं कौन सी हैं और इसके अंदर ट्रिकीड कौन सा है। ठीक बात है बच्चे। देखिए सबसे पहले ये जो पोर्स बने हुए हैं ये वाहिका है, और ये जो किनारे वाले पार्ट हो गए जिसमें बंद, ये ट्रेकीड। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान दो ना बच्चे, तो ये दोनों के दोनों ही आपको ट्रेकीड मिलेंगे, और ये आपको मिलेगा बच्चा वेसल, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अपने को अभी यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा,
तो ऐसे कंडीशन में हम है तो कंडक्टिंग एलिमेंट्स ही, तो यहाँ पे कंपेनियन सेल, देखो बेटा आपको यहाँ पिट बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारे गोल गोल जो है ना बच्चे ये पिट है, तो पिट कहीं पर भी है यानी वो कंडक्टिंग एलिमेंट्स है, ठीक बात है। ये कंपेनियन सेल वगैरह वाले जो है ना फाइबर वो सब नहीं करेंगे अपन। सबसे बेटर ऑप्शन जो है ना बच्चे को पेपर में ऐसा ऑप्शन आ जाए ना तो आप सबसे बेटर ऑप्शन जो हो ना उसे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बेटर ऑप्शन जो है वो फर्स्ट बैठ है, ए ट्रेकीड, बी और सी वेसल, ठीक बात है बच्चे। चलिए आपसे पूछा गया असत्य कथन का चयन कीजिए, कर दो बच्चे। असत्य कथन, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल यूजुअली लीव टू अदर पार्ट, ये तो सही है। पादप में जो फ्लोएम है वो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है, सही है। एंजियोस्पर्म का जो फ्लोएम है उसमें सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है, ये भी सही है। सीव ट्यूब जो है उसका कंट्रोल सीव ट्यूब की ही सेल करती है, ये कौन सा मजाक हो गया मैडम। इसका ध्यान कौन रखेगा, इसका ध्यान रखेगा इसकी सिस्टर सेल, और इसकी सिस्टर सेल कौन है, कंपेनियन सेल। दैट इज रॉन्ग आंसर, इनकरेक्ट हो गया बच्चे। ये मतलब हमारे पेपर का तो राइट है, ये क्वेश्चन का जो मैं इनकरेक्ट पूछा वो। 130 चूज द इनकरेक्ट पेयर, कर लो बच्चे इनकरेक्ट पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। बीन शेप्ड स्टोमेटल सेल सब्सिडरी सेल कहलाती है, ये क्या बात है, वो तो गार्ड सेल कहलाती है, वो तो बच्चे गार्ड सेल कहलाती है। रक्षक कोशिकाएं कहते हैं उसे हम, उसे तो बच्चे हम रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। हाँ क्यूटिकल एब्सेंट है फ्रूट पर, ये सही है। प्राइमरी फंक्शन एपिडर्मिस का प्रोटेक्शन है, सही है। रेगुलेट ट्रांसपिरेशन ये स्टोमेटा का काम है, ये भी सही है, ये रॉन्ग हो गया। डन बच्चे। चलिए नेक्स्ट, एसेसरी सेल्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चा। एसेसरी सेल्स जो है ना ध्यान देना वो गार्ड सेल के चारों तरफ पाई जाती है, गार्ड सेल के चारों तरफ पाई जाती है। दैट इज विसिनिटी, यानी कि उसके चारों तरफ, उसके पड़ोस में, किसके पड़ोस में, द्वार कोशिका के, जिसे हम रक्षक कोशिका भी कह सकते हैं। Which of the following vascular bundle always open, सदैव वर्धी प्रकार के। बच्चा वर्धी का मतलब क्या होता है, वर्धी का मतलब जिसके बीच में कैम्बियम पाई जाए, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट हो, और मैडम हमेशा कैम्बियम हो, ये बातें तो बाइकोलेटरल के लिए ही सही लगती हैं। कोलेटरल में तो दोनों टाइप के हो सकते हैं, ओपन भी और क्लोज भी, और कॉन्सेंट्रिक तो हमेशा क्लोज होते हैं। रेडियल तो रूट में प्रेजेंट है, कैम्बियम कभी भी नहीं होती पहले से। 133 नंबर क्वेश्चन बच्चे, आपसे पूछा गया वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम, ठीक बात है, क्लोज्ड कहलाएगा, सही है, अभी पढ़ा था अपन ने। कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में है, वो ओपन है, सही है। अल्टरनेट बैंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, रेडियल, सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, डिफरेंट रेडियस पर पाए जा रहे हैं, कॉन्जॉइंट, मैडम ये तो खोटी बात कर दी आपने, सेम रेडियस पर होंगे जाइलम फ्लोएम, कॉन्जॉइंट, ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट बचा 134, डायग्राम आपको दिए गए, संवहन पुल की पहचान करनी है बच्चा। ये पहला जो है ये हो जाएगा रेडियल, ये क्या हो जाएगा बच्चे, क्लोज, और ये क्या हो जाएगा, ओपन। बैक टू बैक एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कर, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बचा 135, इस क्रम को ध्यान से देखना, यहां अपन ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाए हुए, दैट मीन्स ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। अगर बच्चे इसका रिवर्स बनाया होता तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता, ठीक बात है। तो बच्चे आज ये आपने बॉटनी के माइनर फर्स्ट का सॉल्यूशन जो है वो पढ़ा है, ठीक बात है बच्चे। तो फिर मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टेस्ट में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।